फाइनेंशियल डाटा आर अवेलेबल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द ईयर 2022। 8% डिवेंचर्स 125 लाख का, 10% बॉन्ड, जो कि बॉन्ड 2021 में इशू किए गए थे, कितने के, 50 लाख के। इक्विटी शेयर्स 100 लाख रुपीज़ के। रिजर्व एंड सरप्लस 300 लाख का। टोटल असेट्स 600 लाख का। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि अब देखोगे तो टोटल लायबिलिटी हमारी कितनी बनती है। टोटल लायबिलिटी हमारी 175 लाख की है। फिर हमारा जो नेटवर्थ बनता है वो हमारा नेटवर्थ 400 लाख का बनता है। ये क्या है, 400 लाख का हमारा ये नेटवर्थ है। अब देखो नेटवर्थ को हम टोटल बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, और टोटल बुक वैल्यू को प्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं असेट माइनस लायबिलिटी। ये हुई हमारी टोटल बुक वैल्यू, ठीक है। फिर आती है हमारी असेट टर्नओवर रेशियो। तो असेट टर्नओवर रेशियो को हम लिखते कैसे हैं, टर्नओवर बाय एसेट्स करके लिखते हैं। कैसे, टर्नओवर बाय एसेट्स करके हम लिखते हैं। फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इधर 8% की दे रखी है। अच्छा, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे रखी है इसका मतलब क्या होगा। देखो इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे रखा है डिबेंचर के इधर 8% का, बॉन्ड के इधर दे रखा है 10% का। तो ये तो हो गया कूपन रेट। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कूपन रेट। तो फिर ये अलग से इंटरेस्ट रेट क्यों दे रखा है, तो ये कहना चाहता है ना, फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ आपको जो इंटरेस्ट लेनी है वो कितना लेना है, 8% का आपको लेनी, यानी आपको इंटरेस्ट रेट 8% का लेना है कैलकुलेशन करने के लिए। ये 8% और 10% नहीं लेना, सिर्फ सिंपल आपको 8% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है। अच्छा, इफेक्टिव टैक्स रेट 40% का दे रखा है आपको। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% का दे रखा है। ऑपरेटिंग मार्जिन को हम ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। फिर दे रखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको कितना है, 16.67% का आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है। फिर करंट मार्केट प्राइस दे रखी है शेयर की 14 रुपये की। ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस, यानी एक्चुअल मार्केट प्राइस है। ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस नहीं, ये एक्चुअल मार्केट प्राइस है। फिर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% का, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। हमसे मांग क्या रहा है, ये कह रहा है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। आपको क्या बनानी है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, देखो सेल्स में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर EBIT आ जाएगा। और फिर EBIT में से हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे, EBT लेस कर देंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे तो EAT आ जाएगा। फिर डिविडेंड हम दे देंगे। डिविडेंड कैसे देंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है ना 16.67% का, उससे हम डिविडेंड दे देंगे। फिर जो भी बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिटेन अर्निंग में। अब आप बोलोगे सर टर्नओवर तो हमें सेल्स दे नहीं रखी है, तो सेल्स हम लिखेंगे कैसे। देखो आपको दे रखा है ना यहाँ पे टर्न ओवर बाई असेट रेशियो आपको दे रखी है, कितना 1.1 का दे रखा है। अब टर्नओवर कितने की है आपको पता नहीं, टर्नओवर ही तो आपको निकालना है। टर्नओवर को आप एक्स मान लो। असेट कितने की दे रखी है, असेट 600 लाख की दे रखी है, तो 600 इंटू 1.1 करोगे तो कितने की आ जाएगी आपकी, 660 लाख की आपकी टर्नओवर निकल कर आ जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अपने को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता है तो उसको भी रहने दो। फिर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपने को यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपने को 10% का दे रखा है, यानी सेल्स का 10% अपना ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो सेल्स कितनी, 660 लाख की सेल्स है, इसका 10% करोगे तो 66 लाख आएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर निकल नहीं जाएगा आपको। अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएगा। वही काम इन्होंने यहाँ पे किया है। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे, 175 लाख के ऊपर जो 8% का जो इंटरेस्ट रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 14 लाख आएगा। 8% क्यों, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना दे रखा था, 8%, यानी कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए आपको जो इंटरेस्ट लेनी है वो कितनी लेनी है, 8% की। और टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी है, 175 लाख की टोटल लायबिलिटी है। तो कैलकुलेट करोगे तो 14 लाख आ जाएगा। इन दोनों को आप लेस करोगे तो आपका आ जाएगा EBT। फिर EBT में से टैक्स लेस कर देना 40% का, आपका EAT आ जाएगा। EAT में से डिविडेंड आप लेस कर दोगे 16.67% का, क्योंकि हमारी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है 16.67% की है। फिर जो भी फिगर आप बच जाएगा इसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे, किस में कर दोगे, ट्रांसफ़र रिटेन अर्निंग में आप ट्रांसफ़र कर दोगे।
जो एसएफएम है ना, एसएफएम में इनकम स्टेटमेंट इसी तरीके से बनाई जाती है। फिर सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे कह रहा है कि आपको ग्रोथ रेट निकालना है। जो ग्रोथ रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है ये G=B/R। जो B होता है उसका मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। अब ये रिटेंशन रेशियो निकालते कैसे हैं? देखो, जो भी टोटल अर्निंग्स में से जो भी आपने डिविडेंड पे कर दिया, इन दोनों इसको टोटल अर्निंग्स में से जब आप डिविडेंड लेस कर दोगे तो आपका जो वो प्रॉफिट का वो पोर्शन आएगा जो आपने रिटेन करके रखा हुआ है, इसी को हम रिटेंशन रेशियो बोलते हैं। और आर मतलब क्या हुआ? आर मतलब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू डिवाइड बाय अर्निंग्स, या फिर जिसको हम अर्निंग्स को EAT भी बोलते हैं। ठीक, अब फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख दो। रिटेंशन रेशियो कैसे निकलेगा? अर्निंग्स माइनस डीपी रेशियो। अब डीपी रेशियो हमें यहाँ पे दे रखी है। डीपी रेशियो कितने की दे रखी है? 16.67% की। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपकी दे रखी है 16.67% की डीपी रेशियो दे रखी है। तो फिर यहाँ पे सिंपल 100 माइनस 16.67% कर दोगे तो आपका रिटेंशन रेशियो निकल कर आ जाएगा। इस रिटेंशन रेशियो को फिर आपने इंटू करना है किससे? ROE से इंटू करना है। ROE का फॉर्मूला क्या हुआ? बुक वैल्यू बाय अर्निंग्स। अब बुक वैल्यू हमने देखा यहाँ पे, बुक वैल्यू किसके बराबर? वही नेटवर्थ को ही हम बुक वैल्यू तो कहते हैं। तो नेटवर्थ है कितनी हमारी? 100 की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और 300 की रिजर्व एंड सरप्लस है। तो नेटवर्थ या फिर बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू हमारी आ गई 400 की। 400 की हमारी बुक वैल्यू आ गई। और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी है? इनकम स्टेटमेंट आप देखोगे तो आपकी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितने की आ रही है? 31.20 की आ रही है। तो हमने यहाँ पे 31.20 डाल दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ग्रोथ रेट कितनी की आ जाएगी? 6.5% की निकल करके आ जाएगी। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे आपको कह रहा है कि आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज़ करके आपने क्या करना है? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है। चाहे फेयर प्राइस कह लो, चाहे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कह लो, बात बराबर ही है। तो फॉर्मूला ये होता है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का। D0 कितना है? D0 5.2। अब देखो, हमने यहाँ पे जो फिगर ली है ना, ये पर शेयर के बेसिस पे नहीं ली है। आप पर शेयर के बेसिस पे भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने डिविडेंड कितना का निकाला था? 5.2 लाख का डिविडेंड हमने यहाँ पे निकाला था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो डिविडेंड है वो टोटल बेसिस पर ही ले लिया 5.2। ग्रोथ रेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है 6.5 लाख का, सॉरी 6.5% का निकाला है। मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने को यहाँ पे देखो दे रखा है कितना? 15% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दे रखा है। ग्रोथ रेट वही 6.5%। सॉल्व करोगे तो आपको जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है वो कितना आएगा? 6.51। लेकिन जो सॉल्यूशन करोगे तो जो आंसर आएगा ना, ये पर शेयर बेसिस पे आएगा। देखो, भले इस फॉर्मूले में आप टोटल बेसिस के पे फिगर्स डाल दो, लेकिन जो आंसर निकलेगा वो आपका पर शेयर बेसिस पे निकलेगा। यानी 6.51 पर शेयर, यानी एक शेयर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस की वैल्यू 6.51। अब फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है, कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करंट प्राइस को देख करके। देखो, हमने जो थ्योरेटिकल प्राइस निकाली वो कितनी निकाली? हमने थ्योरेटिकल प्राइस निकाली 6.51 की। और अभी करंट में मिल कितने में रही है ये शेयर? 14 रुपये में शेयर मिल रहा है। हमारे हिसाब से शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए? 6.51। तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ओवर प्राइस है, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे।